तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग 2006 उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा का 2006 के जीएस पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। और ये आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे बड़ा एंजॉय करेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आप लोगों को ऐड ऑन कराऊंगा इस क्वेश्चन पेपर पे, तो आप लोग साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी से हमें क्या पता चलता है। ये एक पुस्तक है और ये विलियम एच एस्कोफ्स ने लिखी है। विलियम्स नाम याद रखेंगे, विलियम एच ने, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और विलियम एच जी ने बताया कि इस पुस्तक जो है भारत और पश्चिम मतलब जो वेस्टर्न कंट्री है उनके बीच में व्यापार से रिलेटेड ये पुस्तक है। थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल ऑफ बुक और राइटर्स का आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराएं ना बिल्कुल भी। डेफिनेटली 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, तो जो प्रीवियस ईयर के उन्हें हम सोल्व करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो इसके राइटर जो हैं वो हैं विलियम एच करके नाम आप जो है नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य गंगा के मैदान में निम्न में से किस एक स्थल, ये स्थल है यहाँ पर, ठीक है, स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, ये भैया स्थल है होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी प्लेस होगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे स्थल, तो प्लेस होगा यहां से। तो वो आप लोगों की अगर हम बात करें तो वो है लहुरा देवा। अब यहीं पे आप लोग फिल कर लेंगे साथ के साथ, लहुरा देवा कहां है? संत कबीर नगर में, और संत कबीर नगर यूपी में, आप लोग नोट कर लेंगे भैया। ठीक है, बखीरा वेटलैंड इसी के साथ में लिख लेंगे, बखीरा वेटलैंड भी कहां पर है? संत कबीर नगर में। इसके दूसरे ऑप्शन, क्योंकि ये इंपोर्टेंट लग रहा है, ये सारी की सारी इंडस साइट है, इंडस सिविलाइजेशन, उसी की ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है ये, तो मतलब उस समय प्राचीन काल के स्थल है। इसके बाद है सोहगोरा हम लोग देखेंगे, ये क्या है? ये यूपी के गोरखपुर आप लोग देखेंगे फटाफट से, बस ये मैचिंग के लिए आ सकता है। जो मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है मैं वही आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके बाद है नरहन पड़ता है बिहार में, नरहन बिहार, ठीक है। और दूसरा है चिरांद, तो चिरांद भी बिहार का है, सारण डिस्ट्रिक्ट सारण बिहार, ये दोनों कहां पर है? बिहार में। बस आगे बढ़े भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? साथ के साथ आप लोग नोट करते रहना। इसके बाद है निम्न हड़प्पाई स्थलों, ये फिर गड़बड़ हो गई है टाइपिंग में, यहां से निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किसी एक में से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम से साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब स्टेडियम के एविडेंस हमें मिले हैं प्राचीन काल में हड़प्पा साइट से। तो अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन है वो है कुरान। कहां से मिले? कुरान। अब भैया ये कुरान वो मत समझ लेना जो इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ है ना, कुरान इज अ प्लेस और ऑफ गुजरात, अहमदाबाद का प्लेस है, ये आप लोग लिख लेंगे। और अहमदाबाद मैंने आपको बताया था, ये साबरमती नदी के किनारे पर है, और अहमदाबाद में 2022 का डिफेंस एक्सपो का आयोजन अहमदाबाद में ही हुआ था, ये आप लोग नोट कर लेना। और अटल ब्रिज भी नोट कर लेना, ये भी अहमदाबाद में ही है, ये भी आप लोग नोट कर लेना भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भैया करंट 2006 के हिसाब से करंट अफेयर में आया था, बी इसका आंसर नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें फटाफट से, तो आप लोग देखेंगे मांडा, ये कहां पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। और फिर है आप लोगों का अगर हम बात करें, फिर है आप लोगों का देसलपुर पड़ता है राजस्थान में, आप लोग नोट कर लेंगे। देसलपुर कहां है भैया? ये है राजस्थान में। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की बात आई है, तो मैं इसको फटाफट से आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं, एक बार पूरी इंडस सिविलाइजेशन को रिकॉल करा देता हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो चलिए एकदम से इसको रिवीजन देख लेंगे, पेपर को छोड़कर इसको पूरे के पूरे को अभी के अभी इसको क्या करेंगे, हम सारे बच्चे सारे लोग मिलकर इसको मेरे साथ अभी के अभी रिवाइज करेंगे। इंडस सिविलाइजेशन को हम लोग देखेंगे, इंडस सिविलाइजेशन को हम लोग जो है आज देखेंगे, इसको रिकॉल करेंगे। एक तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहती है, ब्रॉन्ज एरा इसको बोलते हैं, आप लोग नोट कर लेना। ब्रॉन्ज यानी कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज युगीन बोलते हैं।
कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने नेतृत्व करा था। लेकिन पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चल गया था इसी के बारे में। कब पता चल गया था? 1856 में। आप लोग इसको भी यहीं नोट कर लेना प्यारे साथियों। और मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन मतलब ऐसी सभ्यता, नगरीयता सभ्यता थी, और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था एक बंदरगाह लोथल जो गुजरात में है, लोथल। धोलावीरा एक साइट है जो नदी पर नहीं है, और धोलावीरा मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा भारत का नहीं, भारत की 40th यानी 40वीं क्या बनी है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था क्या, हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, और ये रावी नदी पर है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर है, ठीक है। रोपण पंजाब में है, लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में है, बनावली हरियाणा, और रंगपुर जो है आप लोगों का वो पंजाब में है, आलमगीर। और ये त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल शेप में इसकी आकृति थी, त्रिभुजा आकार। जो मांडा सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट इसका था, दहमताबाद दक्षिणतम बिंदु, उत्तर बिंदु जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर, और बलूचिस्तान का सुतकेडका गोर वो है इसका सबसे पश्चिमी वेस्टर्न बिंदु, और सबसे पूर्वी ईस्टर्न पॉइंट है इसका मेरठ का आलमगीरपुर। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अफगानिस्तान ईरान से सोने का व्यापार करते थे, और साक्ष्य भी मिले हैं, मोसोपोटामिया से साक्ष्य भी हमें मिले हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो एक श्रृंगी पशु का यहां पर साक्ष्य मिला, नृत्य करती हुई महिला का साक्ष्य मिला, और ये भगवान शिव के पूजा के भी प्रमाण यहां पर आप लोगों को मिलेंगे। और ये समाज औरतों यानी महिलाओं को, वुमेन्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता था, इसलिए इसको कहते थे मातृ सत्तात्मक। ये आप लोग नोट जो है कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस सिविलाइजेशन से क्या मिट्टी के बर्तन जिसे टेराकोटा कहा जाता है उसके भी साक्ष्य आप लोगों को यहां पर मिले हैं। तो ये थी आप लोगों की सिंधु सभ्यता जो वर्तमान में आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में विस्तृत है। और इसी के समय सिंधु नाम इसका इसलिए रखा गया क्योंकि सिंधु जो रिवर है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसी के आसपास के क्षेत्रों की में यहाँ पर इन पुरातात्विक जो जगह मिली है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा इंडस सिविलाइजेशन। भाई याद हो गया सारे बच्चों को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर है ये आप लोगों का, अगर हम बात करें घोषित राम जहां बुद्ध ने कुछ समय के लिए रुके थे वह स्थित क्या है? घोषित राम इज अ प्लेस नेम। तो घोषित राम जो है ये कहां पर है? अगर हम बात करें तो ये है कौशाम्बी में। कहां पर है भैया? कौशाम्बी में। आप लोग नोट कर लेना कहां? कौशाम्बी में। अब देखो ये सारे के सारे जगह क्या हैं? ये हैं आप लोगों के क्या महाजनपदों के नाम या महाजनपदों से रिलेटेड तथ्य या फैक्ट आप लोगों के हैं। और मैं इन्हें फटाफट से आप लोगों को देखो अभी के अभी रिकॉल करा देता हूं। आप लोगों के एग्जाम में महाजनपद आते हैं और राजगीर को नोट कर लेना। साथ ही के साथ राजगीर राजधानी थी मगध की, मगध की कैपिटल थी मगध की। इसके ब्रैकेट में मगध लिख लेना। और मगध इसकी बात करें तो मगध बोलते हैं वर्तमान पटना, वर्तमान गया, इस क्षेत्र को बोलते हैं मगध। ये आप लोग चाहो तो याद रखेंगे। इसके बाद है आप लोगों का क्या? चंपा। चंपा जो राजधानी थी वो अंग की थी। अंग, अंग मतलब एक महाजनपद। 16 महाजनपद पढ़ते हैं हम लोग। कहां पर 16 महाजनपद पढ़ते हैं? कब? जब हमारे यहाँ वैदिक सिविलाइजेशन, वेदों के और वेदों से निर्मित आर्यों की सिविलाइजेशन का पतन होने लगता है तो लोग महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, और जिससे महत्वाकांक्षी होने के बाद लड़ाइयां झगड़े बढ़ जाते हैं और अलग अलग वर्चस्व उन राजाओं में बन जाता है, और यही पूरा भारत टूट जाता है 16 महाजनपदों में। इसके बाद आप लोग लिखेंगे श्रावस्ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कूल चलो अभियान स्टार्ट करा, सुबह ही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को फरवरी 2021 से। किसने? अगर हम बात करें किसने तो सीएम योगी जी ने। और श्रावस्ती से हम लोग याद रखेंगे क्या?
बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया। श्रावस्ती जो चर्चित चर्चाओं में है तो आप लोग नोट कर लेंगे, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म को प्रमुखता से श्रावस्ती के बारे में आप लोग देखते हैं, यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे फटाफट से आगे देखेंगे। तो ये महाजनपद मैंने करा दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुप्त शासक में से कौन से ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण करी थी। मैंने एंसेंट हिस्ट्री का कंपाइलेशन दिया होगा आप लोगों को, तो उसमें भी ये बताया था, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त कौन था, ये फाउंडर था, फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। जो करंट अफेयर की मैगजीन मैंने बनाई है उसमें भी लिस्ट आप लोगों को फाउंडर्स के नेम वाली आपको मिल जाएगी। श्रीगुप्त क्या है, श्रीगुप्त आप लोगों का क्या था भैया, जो मैंने आपको बताया था वो है आप लोगों का क्या, फाउंडर। बताया था नहीं बताया था। 1 मिनट के लिए सारे बच्चे रिकॉल करेंगे पूरे का पूरा गुप्त साम्राज्य, अभी के अभी आप लोगों को नोट करा देता हूं, यानी आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं पूरे के पूरा गुप्त साम्राज्य। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो देखो 1 मिनट के लिए आप लोगों को लेके चलता हूं साथी के साथ, यही नोट कर लेंगे सारे बच्चे लिख लेंगे फटाफट से, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। गुप्त वंश, अगर गुप्त वंश की बात करें, इन ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम सिलेबस को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो पहला ऑप्शन है इसमें श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त है वो आप लोगों का क्या है, श्रीगुप्त है गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है गुप्त वंश, यानी जो श्रीगुप्त है, इसकी टेबल भी मैंने आपको बताई थी भैया। श्री में मतलब पहला, यानी यही फाउंडर होगा। पहली बात तो ये आप लोगों को बात करते हैं, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य की पहली स्थापना इसने करी थी कहां पर, वर्तमान कौशाम्बी आप लोग नोट कर लेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया इसकी जो उपाधि थी गुप्त साम्राज्य की, इसकी तो वो थी महाधिराज, आप लोग लिख लेंगे। इसकी जो उपाधि थी वो थी महाराज श्रीगुप्त, बस इसमें इतना याद रखेंगे। इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच था, उसको चाहो तो नोट कर लेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं वो क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही फर्स्ट ने ही महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करी थी, ग्रहण करी थी, और इसी ने गुप्त संवत आप लोग नोट कर लेंगे, जैसे विक्रम संवत और गुप्त संवत है। गुप्त संवत इसी ने चलवाया था 319 से 320 एडी में, आप लोग जो है वो नोट कर लेंगे। ये किसने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है भैया। और इसने मगध को प्रयागराज तक बढ़ा दिया था, फैला दिया था। इसके बाद इसी ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का, वो है समुद्रगुप्त। अगर समुद्रगुप्त की बात करें हम लोग तो भैया आप लोगों ने नोट करा होगा समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और इसको कविराज भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और इसको कविराज भी कहते हैं, कविराज। तो ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और इसी के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था, हरिसेन। तो हरिसेन ने इसी के बारे में लिखा था, एक दरबारी कवि था, और इसी के बारे में इलाहाबाद प्रस्थिति जिसे हम लोग कहते हैं, इलाहाबाद प्रस्थिति, इसी के बारे में लिखी थी। ये आप लोग जो है नोट कर लेना, किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्ता से। और यही क्या बना, हमारा सोर्स बना गुप्त साम्राज्य को जानने के लिए। लास्ट ऑप्शन जो अभी हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं से 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी को साथ के साथ निकलवा देते। इसकी उपाधि आप लोग याद रखेंगे, टाइटल था इसका विक्रमादित्य। क्या टाइटल था, विक्रमादित्य। और ये भाई साहब नोट कर लेना यहीं के यहीं, इसी के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान इसी के शासन काल में जो है वो क्या है, भारत में आया था। ये भी आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के दरबार में नवरत्न आप लोग नोट कर लेना,
नवरत्न इसी के दरबार में भारत में रहते थे, ये आप लोग याद करेंगे। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी साथ। अब नवरत्न वाली लिस्ट अपना आप तैयार कर लेना, किसको क्या कहा जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी से रिलेटेड है, और नवरत्न आप लोग पढ़ेंगे मुगलों में भी। ठीक है भैया, अकबर की जो कैबिनेट थी। आगे बढ़े, यहां तक रिवीजन हो गया आप लोगों का, रिकॉल हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, गुप्त हम लोगों ने कर लिया। निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है। तो अभिलेख इंस्क्रिप्शन के आधार पर लिखा है, तो वो है भंडारकर। बस इतना लिखेंगे, बाकी छोड़ेंगे। अशोक मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अशोक का नाम आप लोग याद रखेंगे प्रियदर्शनी, और 261 बीसी कलिंग वार जरूर याद रखेंगे आप लोग, जहां पर इसने नरसंहार करा और बाद में क्या ज्वाइन कर लिया, बौद्ध धर्म को ये मानता था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके 16 इंस्क्रिप्शन अभिलेख है, रॉक एडिक्ट्स शिलालेख, उनको नोट कर लेना। 16 शिलालेख है, वो कई बार एग्जाम में आते हैं। अगर हम इसकी लिस्ट में दे दूंगा, पहला शिलालेख पशु बलि की बात करता है, पशु बलि की, ये आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सातवां अभिलेख तीर्थ यात्राओं के बारे में बताता है, ये भी आप जो है भैया नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 13वें शिलालेख पर इसी कलिंग युद्ध के बारे में पता चला है, 13वें शिलालेख से। तो पहला याद रखना है पशु बलि, और 7वां याद रखना है तीर्थ यात्रा, और 13वां याद रखेंगे कलिंग युद्ध के बारे में पता लगता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, निम्न में से किस एक नाम से शिवाजी की सलाहकार समिति को जानते थे। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने बताई थी आप लोगों को, अष्टप्रधान। भाई शिवाजी को किस नाम से जानते थे सारे के सारे, तो वो जानते थे किस नाम से, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान आप लोग चाहो तो लिस्ट बना लेंगे, जिसमें पेशवा थे, पेशवा होता था पीएम, पेशवा क्या होता था भैया, प्रधानमंत्री। एक होता था सर ए नौबत, आप लोग नोट कर लेंगे, सर ए नौबत, ये पोस्ट का नाम है। जो सर ए नौबत मतलब से सरनौबत, से सेनापति कमांडर, तो सेनापति आप लोग लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, सेनापति, जैसे हमारे थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, लाइक ऐसे समझ लेंगे। फिर है आप लोगों का अमात्य, तीसरा नाम लिखेंगे अमात्य। तो अमात्य होता था रेवेन्यू ऑफिसर, यानी राजस्व ऑफिसर की जगह मिनिस्टर कर लेंगे, राजस्व मंत्री, ए टाइप ऑफ वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, एक था वाक्यानवीस, एक नाम लिखेंगे वाक्यानवीस। और वाक्यानवीस क्या होता था, इसी के दरबार में मैचिंग के लिए आ सकते हैं आप लोगों को। तो वाक्यानवीस होता था कौन, वो होता था गुप्तचर या सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाला व्यक्ति। वाक्या कहते हैं ना, क्या वाक्या, तो वो वाक्या यानी बातों को इधर से उधर ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति या गुप्तचर। इसके बाद था आप लोगों का सुमंत याद रखेंगे, सुमंत आप जब रामायण देखते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। सुमंत को कहते थे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, और ब्रैकेट में इसको लिख लेना दबीर भी कहते थे इसको, दबीर। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लिख लेना एक चिटनिस। तो चिटनिस एक टाइप ऑफ लेखपाल, जो वर्तमान में भारत हमारे गांवों के लेखपाल होते हैं, तो जमीनों का ब्यौरा रखते हैं, तो राज्य के परगनाओं का हिसाब किताब, जमीन का हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति चिटनिस होता था। और साथ ही साथ चिटनिस में लिख लेना राज्य में जो पत्र आते थे उनको पढ़कर राजा को बताने का काम इसी का होता था। इसके बाद आप लिखेंगे पंडित राव आप लिखेंगे पंडित राव। तो पंडित राव के ब्रैकेट में आप लोग सदर लिख लेना, सदर। तो ये क्या होते थे पंडित राव, जो भी राज्य में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, धर्म से रिलेटेड कोई बातें होंगी, तो पंडित जी करेंगे, बस ऐसे याद कर लेना। इसके बाद है न्यायाधीश, एक पोस्ट होती थी इसी अष्टप्रधान में, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश में आप लोग लिख लेना, न्यायाधीश तो आप लोग बनने ही जा रहे हैं सारे के सारे, तो बताने की आप लोगों को जरूरत है नहीं कि आपका काम क्या होगा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आईपीसी में बताइए कहां पर है न्यायाधीश, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे न्यायाधीश आईपीसी के किस सेक्शन में आप लोग पढ़ते हैं। इसके बाद फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई समझ में आ रहा है सभी को, एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करके बता दो कैसा लग रहा है आप लोगों को। इसके बाद है निम्न सुल्तानों में से किस एक ने
कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ करी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कौन, शेरशाह। शेरशाह आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बहलोल, शेरशाह, अभी मैं इन सब पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करूंगा। बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का फाउंडर था, लोधी डायनेस्टी का क्या था, संस्थापक था। ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम जो चलने वाले हैं वो चलेंगे हम किसकी ओर, हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को अब मैं अभी के अभी खत्म कर दूंगा, आप लोग इसे मुगल में पढ़ेंगे। मुगलों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसको शेरशाह सूरी को अभी के अभी हमें जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे मुगल खोल लेंगे, चाहे तो लूसेंट आप लोगों के पास में होगी वहां से खोल लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को शेरशाह सूरी जी के बारे में अभी के अभी आप लोगों को यहाँ पर करा देता हूं, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो है इसने किसको, हुमायूं को भाई इसने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, बिलग्राम्स के युद्ध में हरा दिया था, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी ने भारत में जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसकी मरम्मत कराने का क्रेडिट भी भाई साहब इसी को जाता है, शेरशाह सूरी को। और याद रखेंगे शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था क्या, बचपन का नाम था फरीद खां। तो शेरशाह सूरी, शेरशाह को लिख लेंगे, इसका बचपन का नाम था फरीद खां, आप लोग नोट कर लेंगे। और शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड लिख लेंगे 1540 एडी से 1545 एडी तक इसका क्या है, टेन्योर था, यानी कार्यकाल केवल 5 वर्ष तक ये जो है रहा है। ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसने 1554 में इसने पता है क्या करा था, इसने कालिंजर किला था, उस कालिंजर अभियान के नाम से जाना जाता है, उस पर अटैक करा। अटैक क्या हुआ कि गोले, तोप का गोला था, इसी की ओर वापस आके टकरा गया और इसकी क्या है मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 6 महीने तक ये पड़ाव उस पर डेरा डाल के रहा और जिससे इसकी मृत्यु हो गई। और उस टाइम कलिंजर किले का जो राजा था उसका नाम था कीरत सिंह, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। और जो तोप इसकी चला रहा था उस तोप का नाम था, उस तोप को चलाने वाले का नाम था उक्का, उक्का याद रखेंगे, जो तोप थी ना उसका नाम था उक्का। भैया क्लियर हो गया, शेरशाह सूरी को आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बिलग्राम के युद्ध में इसने किसको हराया था, बिलग्राम को किसने हराया था, बाबर का बेटा हुमायूं को हरा के भगा दिया था इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जात और सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त करने वालों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर है आप लोगों का 3। ये आप लोग जात और मनसबदार जो है हम लोग मुगल काल में भी पढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। जब मैं उसका रिवीजन कराऊंगा तो आप लोगों को जो है करा देंगे। इसके बाद है, निम्न मुगल बादशाहों में से एक ने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया, तो वो थे शाहजहां। शाहजहां में आप लोगों को ये मुगल जो है एक बार डिटेल से बाद में कराऊंगा, अभी थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। ग्राम प्रशासन में ग्राम प्रशासन में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्थानीय उत्तरदायित्व, ये स्थानीय उत्तरदायित्व है भाई। ठीक है, इंग्लिश में होगा लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो का सिद्धांत निम्न शासकों में किसने लागू किया, तो सही आंसर है इसका शेरशाह सूरी। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट है, सफदरगंज के पश्चात निम्न में से किसने एक अवध के नवाब बने। तो अगर हम बात करें सुजाउद्दौला, बस इतना लिख लेंगे। इन्हें जो कि बंगाल के शासक थे, इनको बंगाल वाले, उसमें मैं रिवीजन करा दूंगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार हैं। अगर हम इसकी बात करें तो भैया वो है श्याम लाल गुप्त पार्षद, इन्होंने इसकी जो है रचना करी है, ये आप लोग जो है नोट कर लेना। और यहां पर ही ये 3 नाम दिए हैं, इन तीनों नामों को मैथिली शरण गुप्त है, इसको इनके आगे लिख लेना। इनकी किताबों के नाम भारत भारती, भारत भारती इनकी किताब का नाम है, भारत भारती एक लिख लेंगे सारे बच्चे यहीं पे। फिर लिखेंगे पंचवटी,
पंचवटी लिखेंगे फटाफट से, पंचवटी लिखेंगे। फिर लिखेंगे उर्मिला, उर्मिला इनकी पुस्तक का नाम है ये, उर्मिला, उर्मिला लिख लेंगे। और लिखेंगे यशोदा, ये इनकी किताबों के नाम है, भारत भारती, पंचवटी, उर्मिला और यशोदा, रिटन बाय मैथिली शरण गुप्त। क्लियर होगी बात। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। पहली पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है लिखेंगे राम की शक्ति पूजा, पुस्तक का नाम लिखेंगे राम की शक्ति पूजा। दूसरी पुस्तक का नाम लिखेंगे अनामिका और तीसरी पुस्तक का नाम लिखेंगे तुलसीदास। तुलसीदास पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है भैया, क्लियर है। आगे बढ़े। इसके बाद रामधारी दिनकर साहब की पुस्तक लिख लेंगे आप लोग, रश्मि रथी, ये बहुत आती है एग्जाम में, रश्मि रथी पुस्तक लिख लेंगे इनकी, दिनकर साहब की। उर्वशी लिख लेंगे इनकी पुस्तक, उर्वशी। ठीक है। और उर्वशी के बाद आप लिख लेना कुरुक्षेत्र, इनकी पुस्तक का नाम है कुरुक्षेत्र, आप लोग लिख लेना। ठीक है। और इसी कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव 2021 भी हुआ था, ये भी आप लोगों की मैगजीन में मिल जाएगा। और एक पुस्तक लिख लेंगे, इनकी पुस्तक है मिट्टी की ओर, इनकी किताबें हैं। इन सब की किताबें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ताकि आप लोग, अब इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि बचेगा नहीं भैया। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन एक संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और वेदांत कॉलेज से संबंधित है? तो राइट आंसर इज राजा राम मोहन राय। अब देखो, संवाद कौमुदी ये भैया बंगाली भाषा में लिखी थी, बंगाली भाषा में लिखी गई थी। और मिरातुल अखबार भैया फारसी भाषा में लिखा गया था। और भैया इसी में इनका लिख लेना, एक किताब लिख लेना इनकी, वो क्या है राजा राम मोहन राय की, वो है क्या ब्रह्म लिंकन इनकी किताब लिख लेना आप लोग। ये अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी में है। ठीक है, इंग्लिश में है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में करी थी, आप लोग नोट कर लेना। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी थी। और 1829 में, वो सॉरी 29 में, नाइट बोल रहा हूं, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा प्रतिबंध करा दिया था इन्होंने, सती प्रथा पर रोक लगवा दी थी, ये भी आप लोग भैया लिख लेना। और आत्मीय सभा की स्थापना भी लिख लेना, आत्मीय सभा की स्थापना भी 1815 में इन्होंने करी थी। अकबर की राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने इनको दी थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है इनको। लिख दोगे, मेंस में भी आ गया तो भी लिख दोगे आप लोग। अब तो इतनी सारी चीजें बता दी है मैंने। केशव चंद्र सेन ने राजा राम मोहन राय का जो आप लोगों का ब्रह्म समाज है, इसी को बाद में आदि ब्रह्म समाज के रूप से इन्होंने चलाया था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट में हम लोग देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप लोग देख लेना, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने इकलौता बेटा था इनका, उसको भी इन्होंने एक विधवा से उसकी शादी कराई थी। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इन्हीं की बदौलत आया था, ये आप लोग नोट कर लेना। और उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, चीजें रिकॉल हो रही है आराम से। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सांस्कृति विडंबना है। जब अभौतिक संस्कृति के पीछे छूट जाती है। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं थोड़े से अटपटे आते हैं, तो ये कॉमन सेंस के आधार पर ही हो सकते हैं, कुछ ये फिलोसफी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो अवॉइड ही करेंगे तो ठीक रहेगा। निम्न में से कौन सा एक मंदिर भारत से प्राप्त डाट पत्थर मेहराब का प्राचीन उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे फटाफट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भीतर गांव का मंदिर। इसको नोट कर लेना, भीतर गांव का मंदिर। ठीक है भैया। अब देखो, लिंगराज टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में।
ये आप लोग लिख लेंगे। और कांद्रिया महादेव मंदिर, खुजराव मंदिर भी कहते हैं। और उड़ीसा में याद, उड़ीसा को तो मैं कई बार बता चुका हूँ, हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है। और साथ में कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथपुरी का टेम्पल भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का सबसे प्राचीन रचना, शिक्षा की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? तो वो आप लोग नोट करेंगे, प्रतिशाक्य सूत्र, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और देखो, अगर आप लोगों से कहें इतिहास का सबसे पुराना सोर्स, नोट कर लेना दोनों बातें। हिस्ट्री का सबसे पहला सोर्स तो मनी, भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो मनुस्मृति। और आप लोगों को मैंने बताया था क्या, वो बताया था मुंडकोपनिषद। और उपनिषद कितने हैं हमारे टोटल, हमारे उपनिषद कितने हैं भैया, कितने उपनिषद हैं? कोई बताएगा आप लोगों में से उपनिषद कितने हैं? और मुंडकोपनिषद लिया गया सत्यमेव जयते। ये आप लोग नोट कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। इसके बाद आप लोगों को ऋग्वेद भारत के 4 वेद हैं, 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना। फिर आप लोगों का ऋग्वेद के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ऋग्वेद से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। ऋग्वेद में भैया 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। और इसके जो रचनाकार हैं बहुत सारे लोग हैं, जिनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, वामदेव और ऐसे अत्रि, ऐसे ऋषि थे। और महिलाओं के नाम भी इसमें मिलते हैं जिन्होंने इससे ऋग्वेद को लिखने में योगदान दिया, जैसे पोलामी है, सची है, घोषा है, ऐसी महिलाओं ने इसको जो है लिखा है। ठीक है। अगर ऋग्वेद की बात करें भैया, तो ऋग्वेद आप लोग नोट कर सकते हैं। ऋग्वेद का रचना काल 1000 एडी से 1000 बीसी से 1500 बीसी तक के बीच में माना जाता है। और ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो भैया इसको, ऋग्वेद को और इन वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास जी ने करा है। ये आप लोग जो है नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। वेदांग 6 हैं, उपनिषद 118 हैं, पुराण 18, वेदांग 6, महापुराण 118 और क्या बोलते हैं, उपनिषद 118, वेदांग 18 हैं, वेद 4 हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। और दर्शन भी बताए थे मैंने, दर्शन मैंने बताया था, पंतजलि का योग दर्शन है, कणाद का वैश्विक दर्शन है, कपिल का शाक्य दर्शन है, जैमिनी का पूर्व मीमांसा है, और वादनारायण का उत्तर मीमांसा, और गौतम का न्याय दर्शन है। ठीक है भैया, क्लियर हो गए? यहां तक रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फटाफट से, निम्न में से किस एक रूप में निर्ग्रंथों को साधा जाता है? ये इंग्लिश मीडियम वाले भी निर्ग्रंथ ही लिखेंगे, तो भैया वो है जैन धर्म। बस इतना नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भैया जैन धर्म की बात आ ही गई है, तो फटाफट से रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को। क्या जैन धर्म? देखिएगा, जैन धर्म की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट ये बात है कि जैन धर्म जो है उसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। पहले का नाम ऋषभ देव, 23वें का नाम पारसनाथ, 24वें नाम है महावीर स्वामी, जिन्हें ही हम जो है मुख्य पथ प्रदर्शक मानते हैं। अगर हम बात करें तो भैया इसकी, अगर हम बात करें जो महावीर स्वामी है, 540 एडी में, बीसी में इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और इनकी जो माता थी वो तिरछला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये आप लोग याद रखेंगे। इनका एक दामाद था जिसका नाम जमाली था, और इनकी बेटी अनुयोज्या प्रियदर्शनी थी। अगर हम बात करें तो भैया इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जबकि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ बचपन का नाम किसका था? गौतम बुद्ध का भी था। इसके बाद अगर हम बात करें, 12 वर्षों तक तपस्या करी, 42वें 42 ईयर में इनको जो है ज्ञान, जिसे हम लोग कैवल्य कहते हैं, रिज्जुपाली का नदी थी, जम्बी का ग्राम था, साल का वृक्ष था, उसके नीचे ने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इसी के साथ ये जाने गए क्या? भगवान महावीर स्वामी के रूप में। ठीक है भैया। इसके बाद इन्होंने काफी जगह, राजगिर, वैशाली, श्रावस्ती, अंग, कौशल आदि जगहों पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करा। और फाइनली 72 वर्ष की एज में इनका पावापुरी में, राजगिर के आसपास में इनका जो है क्या हो गया?
देहांत हो गया, मृत्यु इनकी हो गई है। ठीक है, इनके पहले अनुयायी इनके दामाद जामाली बने और इनकी पहली भिक्षुणी, भिक्षुणी मतलब जो फीमेल फॉलोवर थी, शिष्य थी, चंपा थी, चंपा। ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है भैया, तो ये था। और जैन धर्म की अगर हम बेसिक बात करें, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म को भी मानता है, कर्म को प्रधानता देता है। बस यही आप रखेंगे। और फाइनली जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर जो कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो पूरी तरीके से नग्न रहते हैं। इनकी मृत्यु के बाद दो बुद्ध जैन काउंसिल हुई हैं। अगर हम बात करें तो एक पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय और दूसरी बल्लभी गुजरात में क्षमा ब्रह्मण के समय। बस ये था आप लोगों का क्या जैन धर्म पूरा रिवीजन हो गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म भी रिवीजन करा दूं क्या? अगर आप लोग कहें तो करा दूं। चलो आगे किसी क्वेश्चन। रज्मनामा फारसी अनुवाद है भाई महाभारत का है। महाभारत और रामायण दोनों महाकाव्य हैं। और भैया महाभारत लिख लेना। महाभारत जो नाटक है किसने बनाया? वी.आर. चोपड़ा थे, कौन थे? और रामायण ये लिखी थी वाल्मीकि ने। वाल्मीकि आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ऋग्वेद मैं बता चुका हूं आप लोगों को, और सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, तो ये आप लोग पता ही आपको लग गया होगा। ठीक है, और ये रब्जनामा जो फारसी अनुवाद हुआ अकबर के शासनकाल में, फतेहपुर सीकरी में हुआ था, अनुवाद विभाग के अंदर। निम्न में से कौन सा एक प्रथम भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने अपने संदेश से प्रचारार्थ हिंदी का प्रयोग करा? तो रामानंद आप लोग नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली में हौस खास का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी इसको मैं आगे आप लोगों को बताएंगे ही। ठीक है, इसके साथ लिखेंगे मुगल वास्तुशिल्प की मुख्य विशेषताएं क्या थी? मेहराब और गुंबज, ऊंटे चबूतरे, अत्यधिक सममिति अभिन्यास। सममिति अभिविन्यास का मतलब होता है लेआउट, जो लेआउट होती है। तो ये सारे जो हैं मुगल कालीन की वस्तुआं थी, जैसे ताजमहल बना, किले बने, तो उनमें ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद है अब नगीना मस्जिद। तो नगीना मस्जिद है भैया आगरा में, आप लोग नोट कर लेंगे आगरा में। ठीक है, और आगरा की स्थापना आप लोगों को पता होना चाहिए किसने करी थी, तो आप लोग नोट कर लेना आगरा की स्थापना किसने? सिकंदर लोदी ने। आप लोग नोट कर लेना। ठीक है भैया, इसके बाद हम आएंगे कहां पर? दक्षिण पठार की सबसे बड़ी नदियों को निम्न को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब देखो, मैंने सुबह की क्लास में ये जब ज्योग्राफी रिकॉल करा रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया था इसमें पूछा है किसी एक को छोड़कर सारी कहां यानी बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी जाती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। केवल नर्मदा जो है अरब सागर में जाती है, अरब सागर में। ठीक है, जो नर्मदा मैंने आप लोगों को बताई थी अमरकंटक से निकलती है, और धुआंधार जलप्रपात भी इसी पर है। और मैंने आप लोगों को नर्मदा नदी पर बताया था कौन सा डैम? सरदार सरोवर बांध आप लोगों को बताया था, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध मैंने इसी पे बताया था, ये आप लोग नोट कर लेना। और इसी पर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी पर है, 182 मीटर हाइट है, ये आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, रिवीजन हो रहा है सभी बच्चों का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कृष्णा कावेरी महानदी है, मैं सुबह बता चुका हूं, इसलिए मैं रिवीजन इनका नहीं करा रहा हूं इस क्लास में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक रसखान होगा के रचयिता है? तो इसको हम लोग देखेंगे फटाफट से, आप लोग मुझे बताइएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रसखान हम लोग देखेंगे तो वो क्या है? ये रतन खान ही है, रसखान ये रतन खान है। तो आंसर है मूलक दास। आंसर क्या है? मूलक दास। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र तबला का आविष्कार करा था अमीर खुसरो ने। संगम साहित्य तमिल आप लोग नोट करेंगे, संगम साहित्य। और देखो, संगम से मुझे याद आया है काशी तमिल संगम, आप लोग नोट कर लेना, काशी तमिल संगम। तो ये कहां बना है आप लोगों का? बनारस में, बनारस या बनारसी में, ये आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। शाहजहां जामा मस्जिद में प्रवेश करता था, ये कितना बेवकूफी बड़ा वाला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने।
शाहजहां जामा मस्जिद में प्रवेश करता था पूर्वी प्रेस। अब ऐसे क्वेश्चन पढ़ के ना आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वो कहाँ क्या कर रहा है, हद होगी यार बिल्कुल ही। मतलब शाहजहां जामा मस्जिद में प्रवेश कर रहा है, ये क्वेश्चन तक भी पूछ ले इन्होंने। तो 2-4 क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिलेंगे जो आपसे पता नहीं क्या क्या पूछ डालेंगे, जिनका इलॉजिकल सेंस होगा, समझ रहे हो। ये आप लोग ध्यान रख लेना। वैसे ही आजकल आपके दिमाग में अल्पियन, आस्तीन, हामंड, सामंड, पता नहीं क्या क्या चल रहे होंगे, जूरिस्प्रूडेंस। सपने में तो नहीं आ रहा कोई पुराना इतिहासकार, हिस्टोरिकल कोई लॉ स्कॉलर, कोई सपने में तो नहीं आ रहा। इन्होंने बड़ा खून पी रखा है। 12 तारीख तक आप लोगों के दिमाग में रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, समझ रहे हो। तो ये खा जाएंगे तुम्हें 12 तारीख तक, ये तुम्हारे दिमाग खराब बर्बाद कर देंगे, समझ रहे हो। और तुम्हें पता है इनका हमारे दैनिक जीवन से मुझे नहीं लग पा रहा कुछ इनकी बातों का कोई फर्क पड़ रहा है। इनकी बातों से कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ये पता नहीं क्या क्या इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस में लिख डाला। तो भाई साहब इतना पढ़ लेना बस जितना एग्जाम निकल जाए, ज्यादा चक्कर में मत पढ़ लेना, उन्हें पागल हो जाएगा कोई सा आप में से, समझ रहे हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और आगे देखेंगे। निम्न में से किसी एक को आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। तो आंसर लिखेंगे फटाफट से, आप लोग देखेंगे। वो कहा जाता है किसको, बली दक्कनी। बली दक्कनी। ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं भैया, ये आप लोगों को बड़े रिसर्च से मिलेंगे, इनको एज इट इज पढ़ लेना। गैसोहोल, गैसोलीन निम्न में से किसका संयोग है, इथाइल एल्कोहल का, ठीक है। इसके बाद अच्छा एलपीजी किसका है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। एलपीजी में जो दुर्गंध आती है मर्केप्टाइल से आती है, नोट कर लेना ये बात, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद सूर्य को तापमान हमारा कुछ 8 मिनट कुछ समथिंग में पहुंचता है, तो 8 मिनट सही आंसर होगा इसका। इसके बाद है आप लोगों का भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो बैरन है। ये बैरन है, बैरन, ठीक है। बैरन है, बैरन नाम कहां पर है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और एक नॉरकोंडम है जो हमारी डोरमेंट है, सुसुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी कौन सी है हमारी, वो है नॉरकोंडम, ठीक है भैया। ये आप लोग नोट कर लेना। और दोनों अंडमान निकोबार में ओंगे, जारवा, सैम्पिन ट्राइब्स हैं, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, सही बात है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो ये भी सही है। नागालैंड भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र, नहीं ये गलत है। हरियाणा में सबसे कम है, हाँ ये सही है। तो ये आंकड़े 2021 वाली रिपोर्ट से भी आपके मैच हो रहे हैं, जो ISFR रिपोर्ट है वो भी मैंने बताया था। टॉप 3 आप लोगों के स्टेट बताए थे, MP, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया वाइज। प्रतिशत में आप लोगों का मिजोरम है। फटाफट से अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है आप लोगों का, और आप लोगों का क्या है, मिजोरम। और यदि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम प्रतिशत वृद्धि 2 सालों की, तो आंध्र प्रदेश में हुई। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां है, पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव की वृद्धि हुई है उड़ीसा में। ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया था। आगे बढ़ेंगे। ये कुछ कूट दिए हैं यहाँ पर, कुछ लोह धातु खदान है, यानी आयरन से रिलेटेड कुछ माइंस है, स्टेट है। ये आप लोगों को बताना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो भैया मेरे को लगी, मैंने कहा इनको बता ही देते हैं, देख लेते हैं। और ये आप काफी अच्छी हैं भाई, ठीक है। तो इनको एक बार जो है देख लेते हैं, क्या पता आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। फटाफट से देखेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं फटाफट से, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, चलिए इसके पहले देखेंगे। सबसे पहले तो वो है आपकी क्या, दल्ली राजहरा। तो दल्ली राजहरा जो है वो आप लोग मैचिंग कर लेंगे साथ के साथ ही। दल्ली राजहरा है कहां पर, ये है छत्तीसगढ़ में। सारे के सारे बच्चे मिला लेंगे फटाफट से, ठीक है भैया। क्लियर है। फिर लिखेंगे केम्पड़ गुंडी, तो ये है कर्नाटक में। अब सी का 2 देखेंगे हम लोग, सी का 2 इसी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये सही है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट है आपका नोआउगढ़ी। नोआउगढ़ी कहां है, ये है आपका झारखंड, ठीक है। और बाद में मेरू हिसियानी उड़ीसा।
भैया ये मिनरल्स लिस्ट आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी, जो मैंने मैगजीन में डाले वो भी, और साथ में स्टेट की जो कंपाइलेशन ज्योग्राफी का दिया है उसमें से जरूर देख लेना प्यारे साथियों, उसी के नाम है ये सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट है, निम्न खदानों में से किस में से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लौह धातु प्राप्त करता है? यानी जो विशाखापट्टनम जो आयरन इंडस्ट्री है वो अपना ईंधन कहां से करता है? तो बेलाडिल्ला की पहाड़ियों से या खदान से, आप लोग नोट कर लेंगे। और भैया नोट कर लेना, बेलाडिल्ला कहां है? छत्तीसगढ़। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। लिख लेना आप लोग ये। डल्ली राजहरा कहां है? ये भी छत्तीसगढ़ में। बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में, कर्नाटक में है। ठीक है, और गुरु हिसानी का मुझे नहीं पता। इसके बाद आगे देखेंगे फटाफट से। जेट जैसे बड़े बड़े हवाई जहाज वायुमंडल में निम्न किन में से उड़ते हैं? देखो मैंने कई बार बताया आप लोगों को, भाई बताया था नहीं बताया था? ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल मैंने बताया था ना। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में याद कर लेना ट्रोपो। और इसी में क्या है? ओजोन लेयर। इसी में क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन की खोज किसने करी? मैंने बताया था ना आप लोगों को, फोरमैन ने। ओजोन क्या काम करती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती, हमें सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट वेव से बचाने का काम करती है भैया। मैंने बताया था नहीं बताया था आप लोगों को? और ये भी आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ओजोन लेयर डिप्लेशन जो होता है वो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, खासकर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से होता है। तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लेना भैया। ठीक है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर की जो लेयर बताई थी, 5 लेयर मैंने आपको बताई थी। पहली थी ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, जिसमें आंधी तूफान बारिश आती है। दूसरी मैंने आपको बताया था समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन लेयर है और वायुयान इसी में फ्लो करते हैं, आप लोग याद रखेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था ओजोनोस्फेयर, जिसमें हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं इसको। और इसमें अगर हम बात करें तो इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। फिर आयनोस्फेयर बताया, जिसमें आपके सैटेलाइट्स प्रक्षेपित किए जाते हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे। एक इसके बाद था मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, और उसके बाद था एक्सोस्फेयर यानी बहिर्ण मंडल, जो आगे का था 1000 किलोमीटर से ऊपर का था। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है भैया, ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है, भारत में निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब देखो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, फिर से हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हालांकि ये पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। निम्न, क्योंकि ये सारी ही तो गिरेंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं लग रहा? नीचे है, निम्न में से दक्षिण से चलते उत्तर का क्रम लगाना है। अच्छा नीचे भी, एक मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो कैसा क्वेश्चन आया। एक बार क्वेश्चन देखेंगे। भारत की निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। निम्न में से दक्षिण से चलते हुए उत्तर की ओर सही क्रम लगाना है। अब आ जाओ लाइन पर। तो ये देखो, ये है क्या? ये भारत है हमारा। ये क्या है? भारत है, ठीक है, ये भारत है। अब भारत में इन्हें क्रम से लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, सुवर्णरेखा, नीचे से लगाना है साउथ टू वेस्ट। अब देखो इसकी अगर हम बात करें, देखो मैंने सुबह भी आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, इसका मैप भी दे चुका हूं। इन सब में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, अगर हम बात करें तो कावेरी सबसे पहले आएगी यहां पर, कावेरी, ठीक है। फिर इसके बाद कावेरी के बाद आप लोग आएगी कृष्णा, और कृष्णा के बाद आप लोग आएंगे क्या? वो आएगी आपकी कौन सी? यहां पर एक नदी आएगी जिसका नाम है कौन सी? वो है गोदावरी। और गोदावरी के उड़ीसा की आएगी एक, उड़ीसा से महानदी। और यहां पर एक स्वर्ण रेखा नदी है जिसपे हुंड्रू जलप्रपात है झारखंड की। तो ये है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। अब इनका क्रम यही है कि स्वर्ण रेखा सबसे उत्तर में, कावेरी सबसे दक्षिण में। इसी ऑप्शन में देख लो, कावेरी 2 पहले किसी ऑप्शन में, बस केवल इसमें, और 5 यहां पर है। तो यही ऑप्शन आप लोगों का ठीक हो जाएगा। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं भैया? नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पहाड़ियां, झीलें, ये भैया आप लोगों को ऐसे याद करनी पड़ेंगी, रीजनिंग लगाना पड़ेगा। कल के दिन भैया मेरे से मत कहना कि सर आपने तो ऐसे पढ़ाया नहीं था, रीजनिंग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है 2001 जनसंख्या, इसको छोड़ देंगे फटाफट से, इसको छोड़ेंगे।
फिर इसको आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी छोड़ देंगे, 2011 एक का क्वेश्चन है, पहली बार जनगण मनगण गाया गया। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहली बार जनगण मनगण 1911 के ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। आप लोग नोट कर लेंगे। 1919 का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, और इन्हीं नेहरू साहब ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी सीआर दास के साथ मिलकर। 1905 में अध्यक्ष थे, ये हुआ था आप लोगों का बनारस, और कहां पर 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके बाद 1996 में पहली बार यहां पर जनगणमन लिखा है, लेकिन यहां पर वंदे मातरम लिख लेंगे, वंदे मातरम गाया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है भैया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत जनगण मनगण बनाया था, और वंदे मातरम आप लोग दोनों ही 24 जनवरी 1950 को स्वीकार करेंगे। और ये वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसके बाद है भारत एक संघवाद को सहकारी संघवाद का है, केसी हवेयर ने। ये एज इट इज रख लेंगे आप लोग। फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? तो केसी हेयर ने। बस ये कई बार क्वेश्चन आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो वे सकारात्मक हैं, तो भैया हाँ सही बात है ये तो। फिर है वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते, सही बात है। उन्हें लागू करना राज्य कर, सही बात है। गलत कौन सा है? उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये तो आपको पता है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक हम लोग डीपीएसपी पढ़ते, और भाग 3 में हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ते। फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएससी से, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, और जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी आर्टिकल 51A में है, आप लोग सोवियत संघ से जोड़ी गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से। भैया याद, रिवीजन हो गया सभी का। चलिए, जब आर्थिक विकास होता है यानी इकोनॉमिकल डेवलप होता है, तब राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसका तीसरा क्षेत्र, अब तीसरा क्षेत्र कौन सा है मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। एक है आपका, पहला है कृषि, दूसरा है सेवा, और तीसरा है उद्योग। नोट कर लेना। तो ये उद्योग की बात हो रही है, तो इसका योगदान घट जाता है, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन है, पर समझ लेना जैसे भी आप समझ पाओ। इसके बाद फटाफट से देखेंगे। हाँ, थकान होगी भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आज